नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुद्ध शून्य उत्सर्जन के महत्व तथा इसे प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों एवं चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के इस चर्चा का संदर्भ प्रमुख वैश्विक समस्याएं हैं। वर्तमान विश्व ग्लोबल वार्मिंग, लगातार बाढ़ एवं आग की समस्या, कोविड-19 महामारी और कई अन्य समस्याओं का सामना कर रही है, जो संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर रहे हैं तथा मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल वैज्ञानिक और अभिनव उपायों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कोप 26 के दौरान अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत पंचामृत की घोषणा की थी तथा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने की घोषणा की थी। भारत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से इस लक्ष्य की घोषणा करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन विश्व के कुल उत्सर्जन का मात्र 4.37% है। इस घोषणा के बाद भारत को विशेष रूप से एक सुगम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकाधिक स्वीकार्यता और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की बृहत भागीदारिता पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आज की यह जो चर्चा है मूल रूप से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द रोड टू नेट जीरो पर आधारित है, जिसमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन में भारत के योगदान और वर्ष 2070 तक अपने लक्ष्य को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भूमिका के संबंध में चर्चा मूल रूप से की गई है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि नेट जीरो क्या है। तो इसका आशय वैसे कार्बन उत्सर्जन से है जो मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है तथा इस उत्सर्जन को या तो कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से समाप्त कर जलवायु समानता स्थापित की जाती है। यद्यपि पृथ्वी भी कार्बन का उत्सर्जन करती है, परंतु वह स्वयं के द्वारा उत्सर्जित कार्बन को स्वयं ही अवशोषित कर लेती है। यहाँ नेट जीरो उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने हेतु संरचनात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत उत्सर्जन को त्वरित रूप से कम करना, स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में निवेश तथा उनका समर्थन और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना आदि शामिल हैं। सर्वप्रथम हम लोग शुद्ध शून्य उत्सर्जन में भारत के योगदान को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मूल रूप से 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, दूसरा है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में सुधार, तीसरा है भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन के सपोर्ट के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं तथा चौथा है शुद्ध शून्य उत्सर्जन में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का क्या योगदान है। आगे इन सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। तो वर्तमान समय में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य लगातार अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, जहां वर्ष 2015 में आयोजित पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की घोषणा की थी। उससे आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट और अब कोप 26 में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर लेने के लक्ष्य की घोषणा भारत के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की भी घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य का विस्तार है। भारत ने ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा अभियान की भी घोषणा की है। ऊर्जा दक्षता के मामले में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी पैट की बाजार आधारित योजना ने
अपने पहले और दूसरे चक्र के दौरान 92 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन को कम करने में सफलता पाई है। परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत फेम 2 योजना के साथ ई मोबिलिटी रूपांतरण में भी गति ला रहा है। साथ ही साथ उत्सर्जन मानकों की श्रृंखला के तहत BS4 से आगे बढ़ते हुए सीधे BS6 उत्सर्जन मानक को अपना लिया गया है, जिसे मूल रूप से वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था। इसके साथ ही भारत ने पुराने और अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अपनाई है, जो मौजूदा योजनाओं को अपनी पूरकता प्रदान करती है। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां वर्ष 2023 तक सभी ब्रॉडगेज रूट्स के पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करने के लिए भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक EV30 at 30 अभियान का समर्थन किया है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक कुल बिक्री किए जाने वाले वाहनों में से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो। वहीं ग्लासगो में आयोजित COP 26 के दौरान भारत ने पंचामृत की वकालत की है तथा इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें पहला उपाय है फेम 2 स्कीम और PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स। इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पारितंत्र के विकास को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए भारत की सरकारी योजनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें पहली योजना के रूप में हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 88 करोड़ परिवारों को कोयला आधारित रसोई ईंधन से LPG गैस कनेक्शन की ओर आगे बढ़ने में मदद किया गया है। इसके साथ ही उजाला योजना के तहत 367 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे प्रति वर्ष 38.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई है। इन दो योजनाओं और ऐसी अन्य पहलों ने भारत को वर्ष 2005 और वर्ष 2016 के मध्य अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी लाने में मदद की है। आगे देखते हैं कि निम्न कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका क्या है। तो भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र पहले से ही जलवायु चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहां ग्राहकों और निवेशकों की बढ़ती जागरूकता के साथ साथ बढ़ती नियामक और प्रकटीकरण आवश्यकताओं से सहायता मिल रही है। उदाहरण के लिए हम लोग भारतीय सीमेंट उद्योग को देख सकते हैं, जिसने अग्रणी उपाय अपना करके विश्व स्तर पर सर्वाधिक क्षेत्रवार निम्न कार्बन स्तर पर पहुंचने की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही भारत की जलवायु नीति का इसके निजी क्षेत्र के कार्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ साथ अधिकाधिक तालमेल भी हुआ है। यद्यपि भारत अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, परंतु इसे प्राप्त करने में भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें प्रमुख हैं। तो पहली चुनौती के रूप में हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर सुगम ट्रांजिशन में बाधाओं को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भूमि की पहचान और भूमि मंजूरी में लगने वाला अधिक समय है। इसके साथ ही ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को एकीकृत करने में भी तकनीकी अवरोध उत्पन्न हो रहा है। दूसरी प्रमुख बाधा कोयला संचालित कंपनियों के लिए चुनौतियां हैं। चूंकि सेवा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए कोयले से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की ओर ट्रांजिशन अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन निम्न कार्बन ट्रांजिशन की ओर बढ़ना उन कंपनियों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है जो बड़े पैमाने पर कोयले से संचालित होते हैं और देश के आधे से अधिक उत्सर्जन में अपना योगदान देते हैं।
तीसरी चुनौती के रूप में हम लोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम की कमी को रख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है तथा भारत को इनके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत जीवाश्म ईंधन से संचालित वाहनों से ज्यादा है। इसके साथ ही साथ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग लागत भी अधिक है, जिसका मूल कारण कुशल श्रमिकों का अभाव है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग के लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है तथा भारत में ऐसे कौशल विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव है। यदि इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं पूर्व में ही वीडियो बना चुका हूं। आगे देखते हैं। चौथी प्रमुख समस्या के रूप में उपभोक्ता संबंधी समस्याओं को रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भारत में केवल 650 चार्जिंग स्टेशन मौजूद थे, जो चीन की तुलना में पर्याप्त कम है, जहां 5 मिलियन से अधिक चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण उपभोक्ताओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना अनुपयुक्त हो जाता है। इसके साथ ही एक आम इलेक्ट्रिक कार की जो लागत है वह पारंपरिक ईंधन से संचालित कार की औसत कीमत से बहुत अधिक होती है। संबंधित समस्याओं को देखने के पश्चात इनसे निपटने के लिए भारत के द्वारा निम्न कदम उठाए जा सकते हैं ताकि भारत के द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पहले उपाय के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के मिश्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। चूंकि पवन और सूर्य के प्रकाश जैसे स्रोतों की हर जगह 24 घंटे आपूर्ति संभव नहीं है, इसलिए सौर, पवन, हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा आदि के विविध ऊर्जा मिश्रण की ओर आगे बढ़ना एक विवेकपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही भारत को तत्काल भविष्य में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश, क्षमता निर्माण और बेहतर ग्रिड एकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करना चाहिए। दूसरे उपाय के तौर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चूंकि उद्योग भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में योगदान करते हैं, इसलिए किसी भी जलवायु कार्रवाई को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता होगी। सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार कर और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ सहयोग कर अपने उत्सर्जन को आसानी से कम कर सकती हैं। वे नवीकरणीय स्रोतों से अपनी 50% बिजली की सोर्सिंग कर कार्बन तटस्थ बन सकते हैं। कोयला संचालित कंपनियों के लिए यह ऊर्जा ट्रांजिशन मूवमेंट जलवायु प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का विस्तार करने का एक अवसर प्रदान करता है। तीसरे उपाय के तौर पर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जो समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने में योगदान कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में भारत कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है, जिसका मूल्य लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर फोकस करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें खरीदने में अपनी रुचि दिखाएं। चौथे उपाय के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा ताकि भारतीय बाजार के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास हो सके, जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से भारत के अनुकूल हो। चूंकि कीमतों को कम करने के लिए स्थानीय अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक है, इसलिए स्थानीय विश्वविद्यालयों और मौजूदा औद्योगिक केंद्रों का सहयोग लेना उपयुक्त होगा। इसके साथ ही भारत को यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को सुसंगत बनाना चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि तापमान में वृद्धि को पेरिस समझौते की सीमाओं के भीतर रखना है तो भविष्य के संचयी उत्सर्जन को शेष कार्बन बजट तक सीमित करते हुए वैश्विक शुद्ध शून्य तक पहुंचने हेतु निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है तथा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को
चरितार्थ कर सकता है। आज की यह चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपने उत्तर के लिए यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आदि प्राप्त हुए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहता हूं। थैंक यू।